नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं मंगलौर और बद्रीनाथ में भी उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई है और इसी उधेड़-बुन में हुआ क्योंकि उनके पास प्रत्याशी मिलना भी मुश्किल है। बहुत जल्दी कांग्रेस के प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी। उत्तराखंड के 2 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो दूसरी तरफ से कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। लिहाजा बीजेपी वाले कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, तो बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता सफाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी कांग्रेस के प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज स्वयं बद्रीनाथ का दौरा करके आए हैं, पर्यवेक्षक वहां भेजे जा चुके हैं और नामों का पैनल हाईकमान को आज भेज दिया जाएगा और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस से पहले की और राज्य में बीजेपी की जीत हो गई। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में भी बीजेपी ने कांग्रेस से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और राज्य की 5 सीटों पर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी बीजेपी ने जीत दर्ज की और उपचुनाव में भी बीजेपी ने कांग्रेस से पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। तो क्या इस बार भी उपचुनाव में पार्टी दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी? भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभाओं को प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोनों प्रत्याशियों को हमारे वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उनकी रायशुमारी के आधार पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको घोषित किया है। निश्चित रूप से हम जिस प्रकार से बद्रीनाथ विधानसभा में हम पहले भी चुनाव जीते हैं, लेकिन मंगलौर विधानसभा में हम पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पताका लहराएंगे। बद्रीनाथ सीट पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की जीत हुई है। 2002 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अनुसुया प्रसाद मैखुरी की जीत हुई थी, जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के केदार सिंह फोनिया की जीत हुई थी। 2012 के चुनाव में फिर से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी के महेंद्र भट्ट ने बाजी मार ली और 2022 के चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी की जीत हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और अब उपचुनाव में बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को ही मैदान में उतारा है। पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का और संगठन का, सरकार का, जिले के कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी ताकत के बल पे मुझको टिकट मिल पाया। जहां तक विकास की बात है, भाजपा का नाम ही विकास है और विकास के आधार पर ही वोट मांगती है। देश के अंदर जो आज योजनाएं, चाहे किसान पेंशन की योजना हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख का बीमा हो, चाहे राशन की सुविधा हो, चाहे बेरोजगारी की सुविधा हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार ने काम किया है और देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो विकास से संबंधित ही हमारी पार्टी वोट मांगती है, विकास का ही उनका एजेंडा होता है और हमारा नारा भी विकास का ही नारा है। मंगलौर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी तो उतार दिए गए। राज्य गठबंधन के बाद कभी भी इस सीट पर बीजेपी की जीत नहीं हुई। 2002 के चुनाव में बसपा के काजी निजामुद्दीन, 2007 में भी बसपा के ही काजी निजामुद्दीन, 2012 में बसपा के सरवत करीम अंसारी, 2017 में कांग्रेस के टिकट पर काजी निजामुद्दीन और 2022 के चुनाव में बसपा के सरवत करीम अंसारी की जीत हुई। सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव बीजेपी ने रतार सिंह भड़ाना को तो बसपा ने सरवत करीम अंसारी के बेटे को मैदान में उतारा है। चुनाव हमेशा ही चुनौती होता है, कोई भी चुनाव हो, और ये उपचुनाव में हम लोग पूरी तरह से दोनों सीटों पर जो है अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, और हर प्रकार से सारा संगठन हमारे कार्यकर्ता लगेंगे, बूथ के लोग लगेंगे, पन्ना प्रमुख लगेंगे और हर चुनाव में जैसे हमको सफलता मिलती आई, जनता के आशीर्वाद से उसमें भी सफलता मिलेगी। मंगलौर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2 बार उन्होंने समालखा विधानसभा हरियाणा के विधायक के रूप में काम किया और हरियाणा के सहकारिता मंत्री भी रहे। 1 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा से विधायक के रूप में काम किया। 1999 में भड़ाना ने हरियाणा राज्य में इनेलो सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे हरियाणा विकास पार्टी के 18 विधायकों के अलग समूह के अध्यक्ष थे और उन्होंने अलग मुख्यमंत्री के रूप में ओम प्रकाश चौटाला का समर्थन किया और वे सरकार में कैबिनेट मंत्री बने।
भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव के लिए, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के लिए, अपनी चुनावी प्रबंधन और किस तरह से वहाँ पर चुनाव की लड़ने की तैयारी की जा रही है, ये सब रणनीति पहले ही तैयार कर ली गई है। और पूर्व में हमारे संगठन के द्वारा दोनों विधानसभाओं में विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। उसके बाद हमारे जो पर्यवेक्षक, हमारे दो वरिष्ठ नेतागणों को वहाँ पर भेजा गया। इसके बाद आगामी बूथ स्तर पर किस तरह से हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना बूथ जीता तो चुनाव जीता के सिद्धांत पर काम करती है, और उसी के तहत हमारा कार्यकर्ता वहाँ पर, हमारे सभी पदाधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। और बूथ पर हमारे सभी प्रदेश के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उसको काम करने वाले हैं, और प्रत्येक बूथ को जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी रख रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों विधानसभा सीटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलौर विधानसभा में 1,16,225 टोटल वोटर्स थे, जिसमें बसपा के सरवत करीम अंसारी को 32,567 वोट मिले, जो 37.18% था। तो वहीं कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 32,062 वोट मिले, जो 36.5% था। इसके अलावा बीजेपी के दिनेश सिंह पवार को 18,763 वोट मिले, जो 21.36% था। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में वैसे ही जो है कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले से मजबूत है। भाजपा चाहे जो भी दांव चल दे, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को इसलिए मिलेगा क्योंकि जनता के हर दुख दर्द में, जनता की हर लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही। साल 2022 में बद्रीनाथ विधानसभा में 1,04,795 मतदाता थे, जिनमें कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी को 32,661 वोट मिले, जो 47.88% था। बीजेपी के महेंद्र भट्ट को 30,595 वोट मिले, जो 44.85% था। मंगलौर में सीधी टक्कर बसपा और कांग्रेस की रही है, क्योंकि यहां मुस्लिम मतदाता बहुत संख्या में हैं। तो दूसरी तरफ बद्रीनाथ विधानसभा में सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की रही है। बद्रीनाथ की जनता ने प्रमाणित किया है कि वहाँ की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में अभी ये करके दिखाया है। इसी प्रकार से अभी जो उपचुनाव होने वाला है उसमें बद्रीनाथ और मंगलौर में भी वहाँ की जनता उत्तराखंड सरकार के कामों पर, मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रदेश के विकास के जो काम हो रहे हैं उन कामों पर, और डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो प्रदेश के विकास के काम हुए हैं उस पर मुहर लगाने वाली है। देखिए, बद्रीनाथ सीट पर जिस तरीके से भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसने जो है अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके भाजपा का दामन थामा था और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया था, तो निश्चित तौर पर भाजपा का ये दांव भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ की जनता अपने जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। और वैसे भी जो है आप बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में देखिए, घसारी महिलाओं के साथ जिस तरीके से अभद्रता हुई थी, जिस तरीके से घाट की महिलाओं पर गैरसैंण में लाठी चार्ज हुआ था, जिस तरीके से जो है वहां एसटीपी प्लांट में 16 लोगों की जान चली गई थी, रैनी का हादसा भी जो है बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ था, और जोशीमठ का दर्द तो पूरा देश जानता है। तो निश्चित तौर पर बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो है वहां पर जीत का परचम लहराएगा। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा में मिले कम वोटों का बदला इस उपचुनाव में लेना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा चुनाव की घोषणा होते ही बद्रीनाथ विधानसभा का दौरा करने चले गए हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस विधानसभा का दौरा करने निकल गए हैं, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसी सीट से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस नाते ये महेंद्र भट्ट की परीक्षा की भी घड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। अल्मोड़ा के बिनसर में जंगल में आग लग गई, जिसको बुझाने गए वनकर्मियों में से 4 वनकर्मियों की मौत हो गई और ऐसे में इसके बाद शासन प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। बिनसर में दिन भर आला अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। देर शाम बिनसर पहुंचे प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन ने हालातों का जायजा लिया। वहीं बिनसर पहुंचने से पहले उन्होंने मृतक वन कर्मियों के घर और अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए प्रमुख वन संरक्षण ने बताया कि जंगल की आग को बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वन विभाग समेत पूरा अमला आग बुझाने में जुटा हुआ है।
नहीं, अभी तो हम लोग ये जो घटना हुई है उस साइड पे जा रहा हूँ मैं देखने, और बाकी आज हमारे जो लोग इसमें दिवंगत हुए, एक की अंत्येष्टि में गया था मैं और एक के परिवारजनों से मिल के आ रहा हूँ। तो बहुत ही दुखद और भयावह घटना थी, ये हादसा था जी। सर MI हेलीकॉप्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे? हाँ लगा है, लेकिन उसने कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन मौसम के कारण शायद वो उतना प्रयास नहीं कर पाया जितना कर सकता था, क्योंकि लगातार धुआं भी उठ रहा था और गर्म हवाएं भी चल रही थी। लेकिन फिर भी कुछ किया है उन्होंने, जिससे थोड़ी मदद तो हुई है। साथ में NDRF भी की टीम भी लगी है और हमारे लोग भी लगे हैं। हरिद्वार में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रामदेव बाबा ने भी शिरकत की है। ऐसे में तमाम संत समाज के लोग यहां पर पहुंचे हैं और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए योग गुरु ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में देश के सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति ताने बाने को उत्कृष्ट प्रदान किया है। उन्होंने कहा, चुनौतियां चाहे जितनी भी रही हों, पीएम मोदी सभी से निपटते हैं हुए उनसे आगे बढ़ते हुए नजर आए। वहीं RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बोलते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि राम सबके हैं और राष्ट्र सबका है। राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है। राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सबके हैं। किसी भी प्रकार की जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना, ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है। बाबा नीम करोली महाराज कैची धाम मंदिर का आज स्थापना दिवस है और ऐसे में भक्तों की भीड़ सुबह से ही मंदिर पर जमा है और नीम करोली बाबा में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही भक्त बाबा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं और हालांकि देर रात से ही भक्त लाइनों में खड़े हुए हैं। बता दें कि कैची धाम मंदिर की स्थापना 15 जून 1964 को की गई थी। वहीं स्थापना दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। प्रशासन ने 2 दिन पहले ही रूट डाइवर्ट कर दिया था और सभी श्रद्धालुओं के लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी थी। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि आज कैची धाम का स्थापना दिवस है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, तो किस तरह का नज़ारा नजर आ रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो कैची धाम का 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसको लेके और ये जिस प्रकार से कैची धाम पिछले कई सालों में प्रचलित, पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हो गए हैं, तो लाखों की तादाद में 2 दिन पहले से यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। अगर कल रात की बात करते, कल रात के आप कतारों में देखते हैं, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लंबी लाइनें यहाँ पे जो है भक्त श्रद्धालुओं की जो है यहाँ पे दर्शन के लिए दिखाई पड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जयपुर, बॉम्बे, महाराष्ट्र, पंजाब, पूरे भारत के अलावा अन्य देशों से भी लोग यहाँ पे जिनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अगर सुरक्षा की अगर बात करते तो पूरा प्रशासन, पुलिस, नैनीताल जिला यहाँ पर इनकी सुरक्षा में जो श्रद्धालु उनके मौजूद है यहाँ पे, और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए नहीं हुई। इसके लिए पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। जी अच्छा पंकज, जो दूर दराज से जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जिस प्रकार से बाहर जिला से जो पहले से जिन लोगों ने होम स्टे वगैरह थे, जिनके यहाँ पर थे, उन्होंने पहले से बुक कर रखे थे, और जो आए हैं वो रात से यहाँ पे लाइन में, जिनको व्यवस्था रुकने की नहीं हो पाई, तो वो रात से ही लाइन में खड़े थे अपने परिवारों के साथ बाबा के दर्शन के, और दर्शन के बाद पुनः वो अपने गृहस्थान को निकल जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन द्वारा रोड को डाइवर्ट कर दिया। किसी प्रकार के यात्रियों को, श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, जिसके लिए रोड को डाइवर्ट किया गया है। नैनीताल वाले जो है भीमताल होते हुए जाएंगे और वहां से जो भवाली से रोड डाइवर्ट कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की किसी भी यात्री को परेशानी नहीं हो। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे पुख्ता इंतजाम और सुख दिखाई दे रही है। बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सियासत भी लगातार जारी है। विपक्ष एक ओर सरकार पर सवाल उठा रहा है कि तैयारियां पूरी नहीं की गई, तो वहीं अब तक 10 लोग वनाग्नि के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस रिपोर्ट में देखिए।
उत्तराखंड के जंगलों में हर एक साल आग लगने की घटना घटती है। किसी वर्ष कम तो किसी वर्ष भयानक खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती है। सीजन से पहले सरकार वनाग्नि रोकने के लिए बैठकें कर आदेश तो जारी करती है, लेकिन जब मौका आता है तो सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। इस वर्ष अब तक प्रदेश में पिछले वर्ष नवंबर से 13 जून 2024 तक जंगल में आग की 1220 घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें कुमाऊं मंडल की 591, गढ़वाल मंडल में 530 और वन्य जीव क्षेत्र में 106 घटनाएं हुई हैं। इनसे 1657 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा प्रभावित हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सुखद घटना घटित हुई है। इसमें 4 वनकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, आपको बुलाने जा रहे थे और 4 घायल हैं। उनकी जो हताहत हुए हैं उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वनाग्नि की इस घटना में बीते दिन अल्मोड़ा के जंगल में लगी आग से जलकर 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रानीखेत बिनसर में जंगल में आग लग गई। अचानक आग भड़कने से जंगल के बीच मौजूद 4 वन कर्मियों की मौत हो गई। बिनसर वन्य जीव विहार में वनाग्नि की घटना से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लापरवाह अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। सीएम धामी ने सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ, डीएफओ अल्मोड़ा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं जिनके कारण से किया गया, सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। इस घटना में घायल वन कर्मियों को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेजा जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में इस तरह की घटना न हो उसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर खेद जताते हुए पीड़ित परिजनों को भरोसा दिलाया है कि घायल वन कर्मी जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। वहीं सीएम धामी ने मृतकों को 10 लाख आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। और जो लोग घायल हैं, जो आग से जले हुए, उनको चूंकि कल रात हो गई थी इसलिए सुशीला तिवारी रेफर किया गया और सुशीला तिवारी में चूंकि बर्निंग की कोई इतनी हाई कोई इस प्रकार की यूनिट नहीं है और उनको सफदरजंग दिल्ली एम्स में बात की गई और उसके आदेश किए गए कि उनको जो है जो सबसे अच्छी सुविधा हो सकती है वो सुविधा उनको मिले। तो सफदरजंग में जो रूम इत्यादि का अलॉटमेंट है वो पहले ही हो गया है और हेली एम्बुलेंस वहाँ पर आ गई है, उसके भी आदेश कर दिए हैं। 4 को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। वनाग्नि की घटना पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि ये बड़ी ही दुखदायक घटना सामने आई है। वनाग्नि में जो घायल हुए उन्हें तत्काल उपचार के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर रेफर किया गया है। वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नियंत्रित करने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन जो घटना हुई इस पर हम बहुत दुखी हैं। बहुत ही दुखदायक घटना ये सामने आई है और सरकार के द्वारा जो वहाँ पर वनाग्नि में घायल हुए उनको तत्काल उपचार के लिए हायर सेंटर रेफ़र किया गया है और यहाँ तक कि उनको दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया है और सरकार पूरी तरह से उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करती है। लेकिन जिस प्रकार से जो घटना सामने आई है ये सभी के लिए एक दुखदायक घटना है और वनाग्नि को नियंत्रण करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इसको नियंत्रित करने का भी प्रयास किया गया है और लेकिन जो घटना हुई है इस पर हम सभी बहुत दुखी हैं। वहीं इस घटना को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि 10 लाख रुपए में कैसे पीड़ितों के परिवार पलेंगे। वनाग्नि को बुझाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। 1500 हेक्टेयर से ज्यादा की वन संपदा जलकर नष्ट हो गई है, लेकिन सरकार को इसकी कोई सुध नहीं। वनाग्नि में अभी तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार के पास कोई उपकरण नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वन विभाग के पास वनाग्नि को बुझाने के लिए कोई उपकरण नहीं है। देखिए, अप्रैल महीने से उत्तराखंड के जंगलों में भीषण वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं और 1500 हेक्टेयर से ज्यादा जो है जंगल जल करके राख हो गए हैं। खरबों रुपए की संपत्ति जो है स्वाहा हो गई है और लगभग जो है मेरी जानकारी के अनुसार 10 से ज्यादा लोग जो है अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। कल जिस तरीके से आपने देखा है कि 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और जो है 4 झुलस गए हैं, बहुत गंभीर घटना है, दर्दनाक जो है हादसा है और सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है। उपकरण नहीं है वन कर्मियों के पास में, जो बजट जो है केंद्र से आया था उसे खर्च नहीं किया गया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जवाब तलब किया था। राज्य के मुख्य सचिव को खुद वहां पर हाजिर होना पड़ा था। जो लिस्ट वहां सौंपी गई थी उस पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे। तो वस्तुस्थिति यही है कि वन विभाग जो वनाग्नि को बुझाने के लिए उपकरण होने के दावे कर रहा है वो उसके पास है ही नहीं। लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ रही है और 10 लाख रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उनके बच्चे कैसे जो है पलेंगे, कैसे जो है वो पढ़ेंगे, कैसे जो है अपना जीवन यापन करेंगे? इस बारे में सरकार मुझे नहीं लगता कि गंभीरता से सोच रही है और वनाग्नि की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सरकार के पास कोई सटीक प्लान और रणनीति मुझे नहीं लगता कि कोई है। 2024 में कई दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई, खासकर वनाग्नि के चलते जंगलों, वन्य जीवों को नुकसान और अब लोगों की मौत से सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखना होगा कि लगातार किए जा रहे प्रयास के दावे ग्राउंड पर कब नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।